Good morning, sir. Jignesh sir, good morning. तू पोते इथे दरवाजा उघडत मी तोपर्यंत आलोच. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऋषिकेश जी. कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया. तो आज क्या करने वाले हम? आज सुबह भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल. ओके ओके. शाम को बजटरी कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे. बजटरी होने के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें जो भी उन लोग की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कवर कर लेंगे. ट्राई करूंगा कि शाम के सेक्शन में बजटरी एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों कवर हो जाए, तो इन लोग की रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो जाएगी. ओके ओके, परफेक्ट सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. So shall we start? अभी Yes. कितने बजे? 10 बज गए. We can start. हाँ, तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ. मला फोन होता जिजूचा माझा.
Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में माइनर ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको बता दूंगा, राइट। अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर काफी टर्मिनोलॉजीज है, वो जो आपको जनरली तो पता ही है क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, फिर भी थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। देयर आर टू पार्टीज, वन इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड वन इज अ कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये वर्क करना है और उसके लिए ये प्राइस हम डिसाइड करते हैं। तो जो प्राइस डिसाइड होती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर का दोनों इंक्लूडेड होता है। दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज अ सेलिंग प्राइस। फिर कैसे होता है वर्क्स स्टार्ट, जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल को ही हो, 1 जून को हो सकता है, 1 सितंबर, कोई भी डेट को हो सकता है, बट ईयर एंडिंग 31 मार्च रहेगा जनरली। तो फर्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तब 1 ईयर का या लेस देन 1 ईयर का अकाउंट्स बनेगा। हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेपरेटली हम प्रिपेयर करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट कैसे करें, एक साथ पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं देगा। पूरे साल कंप्लीट होने के बाद अराउंड 31 मार्च या तो 31 मार्च से थोड़ा पहले एक आर्किटेक्ट आएगा, वो एक सर्टिफाइड करेगी कि इतने वैल्यू का काम हुआ है। दैट इज कॉल्ड द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दैट मींस वर्क सर्टिफाइड के अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूसिव होता है। जितना वर्क सर्टिफाइड किया उसका कुछ परसेंटेज पेमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। समझो कि 3 लाख रुपीस का वर्क सर्टिफाइड हुआ एग्जाम्पल, और कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट है कि रिटेंशन रेशियो इज 20%। तो 3 लाख का 20% पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी बाद में करेगा एंड 80% पेमेंट ऑन द स्पॉट कर देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाएंगे वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट बनेगा। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंस बुक करते हैं, क्रेडिट साइड हम सारी इनकम बुक करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट अगर हम देखते हैं तो कैसा होना चाहिए, तो कि जब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले डेबिट साइड हम मटेरियल की बात करेंगे। तो मटेरियल के लिए वो लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो क्या मटेरियल इश्यूड फॉर कॉन्ट्रैक्ट तो भी डेबिट करेंगे, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम गोडाउन तो भी हमारा डेबिट होगा। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। फिर मटेरियल के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या अगर मटेरियल हमको सूटेबल नहीं है तो हम मटेरियल रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल रिटर्न। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ मटेरियल अगर साइट पे बच गया है तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम जनरली कैसे लिख के रखते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, एक वर्ड लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड, एक लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि वर्क सर्टिफाइड करने के बाद जिस नेक्स्ट डे से जो हम काम करेंगे प्लस वहां से लेके एंड ऑफ द ईयर तक जितना भी कॉस्ट इंकर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। तो ये हमेशा एट कॉस्ट होता है एंड मटेरियल एट साइड। अगर समझो हमें मटेरियल जो भेज दिया है उसमें से कुछ बच गया, हम रिटर्न करने वाले थे, वो बोलते हैं मटेरियल रिटर्न मत करो, दूसरी साइड पे रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट, मतलब जितना मटेरियल का एक्सपेंस होगा हमारा वो डेबिट, जो एक्सपेंस नहीं होने वाला है उसमें से वो क्रेडिट कर देंगे। मटेरियल सेंड टू अदर साइड। सिमिलर वे अगर दूसरी साइड से हमें मिलता है तो मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर साइड। अगर मटेरियल हमें सूटेबल नहीं होगा और या तो हमारा काम हो गया और मटेरियल हमारे पास बच गया, तो दो ऑप्शन है, या तो मटेरियल हम रिटर्न कर सकते हैं या अदर साइड पे भेज सकते हैं, या तो मटेरियल को सेल कर देंगे। तो अगर मटेरियल सेल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मटेरियल एट सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट होता है मटेरियल सेल करते हैं तो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सपोज मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपीज है
और हमने उसको सेल कर दिया 12 रुपीज में, तो हम यहाँ पे 12 रुपीज लिखेंगे, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे 2 रुपीज लिखेंगे। अगर समझो यही 12 की जगह पे 9 में बेचा होगा तो लॉस होगा, तो लॉस पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। मटेरियल का एकदम पॉइंट क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, लेबर इज माय एक्सपेंस, तो लेबर कॉस्ट लिख सकते हैं, वेजेस लिख सकते हैं। यहाँ पे पेड प्लस पेएबल दोनों आ जाएगा, पेएबल मींस आउटस्टैंडिंग भी कवर हो जाता है। फिर आपका जो भी एक्सपेंस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो सब हम डेबिट ही करेंगे। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का खर्चा हो गया, आर्किटेक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, एवरीथिंग शुड बी डेबिटेड। नाउ प्लांट एंड मशीनरी जो फिक्स असेट्स यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होती है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सॉरी फिक्स असेट्स जो परचेस करते हैं या प्लांट इश्यूड होता है वो कॉस्ट यहाँ पे लिखे और लेस डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे लास्ट में लिखे कि प्लांट एट साइड क्रेडिट साइड। और दूसरा पॉसिबिलिटी वैसा नहीं करे और हम डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सीधा डेबिट कर दे, डेप्रिसिएशन ऑन अदर फिक्स असेट्स जो भी है वो सब कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड, यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर शुड बी नॉशनल प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का फिगर ज्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का फिगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में जो फिगर बैलेंसिंग आ सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है, दैट इज योर लॉस, दैट लॉस शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का फॉर्मेट सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो सर। ओके। नो सर, नो सर। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड लिखा ना वो क्लोजिंग होता है। तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जब भी हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो क्या चेंजेस होगा, तो कि भाई सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो बनाएंगे तो चेंजेस क्या आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्टली सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स करोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा और जो क्रेडिट साइड में डेबिट क्रेडिट साइड में जो तीन चीज लिखी है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल एट साइड, वो तीनों यहाँ पे आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल एट साइड, ये तीनों आपका डेबिट में आ जाएगा। बाकी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स सब में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। ये पूरा अभी मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड ओल्ड सिलेबस कॉमन पॉइंट। अब लास्ट ईयर जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस टाइम पे हम ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखते हैं, सीधा यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट और हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देते हैं जिस ईयर में हमारा कंप्लीट होगा। रिमेनिंग पॉइंट रिमेन सेम और ये जो नॉशनल प्रॉफिट आएगा वो लास्ट में हर साल अगर प्रॉफिट हुआ तो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब है ना ओल्ड सिलेबस वाले ध्यान से सुनो, न्यू सिलेबस वाले के लिए यही फॉर्मेट है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए यही फॉर्मेट है, बट इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है, जो ये नॉशनल प्रॉफिट होगा दैट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू दिस साइड क्रेडिट साइड। ये कंटिन्यूशन में उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नॉशनल प्रॉफिट एंड नॉशनल प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है टू ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एंड सेकंड आ जाएगा यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हैं या कंटीजेंसी रिजर्व्स लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। तो इसको बाइफरकेट करने का तरीका कैसे होता है, ओल्ड सिलेबस वाले के लिए यही है।
जैसे यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट आ गया, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक लाइन छोड़ के आप सेम अकाउंट में कंटिन्यू करोगे बाय नॉशनल प्रॉफिट, कॉस्टिंग पीएनएल वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, डेबिट से रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। तो ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसी इज ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर। अभी कॉस्टिंग पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, से एग्जांपल मेरा नॉशनल प्रॉफिट आया 10 लाख, तो आउट ऑफ 10 लाख मुझे कॉस्टिंग पीएनएल कितना ट्रांसफर करना चाहिए और कितना रिजर्व रखना चाहिए। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन परसेंटेज, दैट इज नथिंग बट वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड लेस देन 25%, मतलब अगर 25% से कम आया आंसर, तो कुछ भी प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ही नहीं। नो ट्रांसफर प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर होगा ही नहीं, नील, कुछ भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व्स में जाने देंगे। अगर ये 25% और मोर बट लेस देन 50%, तो हम लोग 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे। अगर 50% है और उससे ज्यादा है बट लेस देन 90%, तो 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे। 90% और अबव बट लेस देन 100%, तो हम लोग एक एस्टिमेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एंड एस्टिमेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट नॉशनल प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए 5 डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बोलिए। If in the question asked the notional profit transfer to PL in new syllabus, तो न्यू सिलेबस वाले को है ना, यही नॉशनल प्रॉफिट जो आ गया ना, उसके ब्रैकेट में लिख देने का कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, यही फिगर आपका कॉस्टिंग पीएनएल ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। for the whole amount of national profit will transfer in costing PL. यस, न्यू सिलेबस के लिए इतना ही है। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए यही नॉशनल प्रॉफिट का 2 बाइफर्केशन होगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। एक्चुअली तो क्या करना चाहिए था इंस्टीट्यूट को कि अगर ये चेंजेस लेके आए न्यू सिलेबस में कॉस्ट शीट एंड कॉन्ट्रैक्ट में, तो उतना चेंजेस ओल्ड सिलेबस वाले को भी अपडेट करके बता देना चाहिए था, लेकिन ओल्ड सिलेबस वालों के लिए कुछ बताया नहीं। तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए जो पहले से ही मॉड्यूल में जैसे दिया था वैसा ही हम करेंगे। ठीक है बेटा। चलो, तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, फिर एक आध ट्रिकी क्वेश्चंस ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, the following expenses were incurred on a contract: material purchase 6 lakhs, this is the expense, so it should be debited to contract account. Material drawn from store, so it is issued material for using in the contract, so both should be debited to contract account. Debit to contract account. Wages, debit to contract account. Plant issued, so we will just charge depreciation to contract account in the debit side. Chargeable expense should be debited to contract account. Apportion indirect expense, जब भी वर्ड अपोर्शन यूज्ड होता है, दैट मींस टोटल कॉमन एक्सपेंस में से सम पार्ट शुड बी अलोकेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कंपनी का कॉमन एक्सपेंस है 10 लाख रुपीस, आउट ऑफ दैट उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ 10,000 रुपीस अलोकेट कर दिया, रिमेनिंग अलोकेशन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा। Contract was for 20 lakhs. This is nothing but the contract price, and it is commenced on 1st January 2019. The value of work completed and certified up to 30th November 2019 was 13 lakhs, of which 10 lakh 40,000 was received in cash. The balance held back at retention money by the contractee. So this 10 lakh 40,000 is known as a cash received. The value of work completed subsequent to the architect certificate but before 31st December was 60,000. This is work uncertified. There were also lying on the site material of the value is 40,000. It was
estimated that the value of plant as at 31st December 2019 was 30,000. That means depreciation is nothing but the 45,000. How we will find out the depreciation is 45,000? Plant opening value, issued value is 75,000. वही plant and machinery का as on 31st December value हो गया 30. So difference between these two figures 75 and 30 is nothing but the depreciation. Is it clear? Right? Now they ask the contract account, तो हम लोग contract account बना लेते हैं. This is very simple question. तो first question है तो हम लोग simple questions कर लेते हैं. Then एक tricky question ले लेते हैं. Period. Contract comments कभी हुआ है, कुछ दिया हुआ है? फर्स्ट जनवरी एंड यहाँ पे 31st December लिखा है. That means contract account is for 1 year. 1st January 19 to 31st December 2019. First, we will write by work in progress, work certified, work uncertified, material at site. मैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये 3 वर्ड पहले ही लिख लेता हूँ. बाय वर्क इन प्रोग्रेस, अंडरलाइन करके वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट. Now we will go one by one item. Material purchase. So we have to debit it into contract account. Material purchase amount is 6 lakhs rupees. 2. Next क्या दिया है? Material drawn from store 1 lakh rupees, that also debited to contract account. Next, wages 2,25,000, so it should be debited to contract account. कितना अमाउंट था? 2,25,000. Then they say it's plant issued, so we will not write plant issued, we have to write depreciation on plant. So 75,000 minus 30,000, depreciation is 45,000. Alternate treatment is we debited 75,000 plant issued, and here we will write plant at site 30,000. So ultimately it should be debited depreciation amount 45,000. So instead of writing two separate entry, I generally prefer to debit depreciation on plant. If you are habitual to debit plant issued at site is the debit side of the contract account, and credit plant value, last value, that is plant at site 30,000, then आप वो continue कीजिए. Right? Am I clear? किसी को कोई doubt है तो बोलिए इसमें. Any doubt up to this part? No, sir. No, sir. Okay. Now chargeable expense 25,000. Chargeable expense 75, no? Yes, 75,000. Then a portion indirect expense 25,000. A portion indirect expense. Then contract price 20 lakhs. हम contract account में last year
डेबिट करते हैं जिस साल कंप्लीट होता है, तो अभी कुछ नहीं करना है. देन वर्क सर्टिफाइड इज गिवन 13 lakhs rupees, so we will credited work certified 13 lakhs rupees. देन नेक्स्ट केस रिसीव्ड, हम यहाँ पे उसकी कोई एंट्री नहीं करते. 10,40,000. देन वर्क अनसर्टिफाइड इज 60,000. वर्क अनसर्टिफाइड 60,000. मटेरियल lying at site, that is 40,000. Closing stock of material. Material at site is nothing but the closing stock. Now any other things is nothing, सब कुछ हो गया, right? So take the total of credit side please. 14 lakhs. How much rupees? 14 lakhs. 14 lakhs. Please give me the balancing amount. 3,30,000. This 3,30,000 is notional profit. Why we are using the word notional profit? Because जब actual contract complete हो जाएगा जिस साल में, उस साल में actual profit हुआ कि loss हुआ तब पता चलेगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं notional profit. And entire amount should be transferred to costing P&L account as per the new syllabus. यहाँ तक new and old syllabus का common solution. Is it clear? Yes, sir. नाउ एक लाइन छोड़ के आप डायरेक्टली क्रेडिट साइड लिखोगे. नाउ ओल्ड सिलेबस के लिए नोशनल प्रॉफिट अमाउंट आई थिंक 3,30,000 था ना. यस 3,30,000. हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,30,000. नाउ दैट 3,30,000 में से दो बाइफर्केशन करेंगे. क्या क्या बाइफर्केशन होगा? क्योंकि अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे costing P&L. For that we will go for working note number and 2 work in progress ब्रैकेट में रिजर्व फॉर कंटीजेंसी. ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर लॉस हुआ तो ये कंटीजेंसी रिजर्व्स में से सेट अप कर लेंगे. 3,30,000. 3,30,000. Now working note number 1. First we have to find out contract completion percentage. Work certified upon contract price into 100. Work certified कितना अमाउंट है? 13 lakhs है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 lakhs है. सो 13 lakhs divided by 20 lakhs into 100. परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्लीज. कितना परसेंटेज आता है? मुझे 65% आया. मुझे आपके पता नहीं, आप कैलकुलेट करके देखिए. हाँ प्लीज. यस 65. भव्या ने कंफर्म कर दिया. थैंक यू बेटा. नाउ प्रियंका ने भी कैलकुलेट किया 65. ग्रेट. अमाउंट ट्रांसफर्ड टू costing P&L.
This 65% is more than 50% but less than 90%. शोभा ने भी कैलकुलेट किया 65%. Shobha, I'm trying to use as much as more explanation in English, but I'm habitual to use English in the mixed. So we have to transfer 2/3 of national profit into cash received upon work certified. ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ओल्ड सिलेबस के लिए चल रहा है एक्सप्लेनेशन. मेरा नॉशनल प्रॉफिट है 3,30,000. I think cash received 10,40,000. Yes, it is given 10,40,000. So it should be 10,40,000 upon work certified, that is 13 lakhs rupees. Please amount बताएंगे calculate करके how much amount. One lakh 76,000. Very good. 1,76,000 should be transferred to costing P&L account. Please give me the balancing figure that we transfer to reserves account. आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो. Clear? Any doubt? No, sir. Great. 176 and 154. Okay, super. You want to take a screenshot? Then please take the screenshot. Now we will go for important concept. सर न्यू कोर्स में इसमें क्या चेंज आएगी? न्यू कोर्स का सॉल्यूशन इतना ही है. न्यू कोर्स के लिए सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड हियर दिस पेज. ये जो मैंने टिक कर दिया, न्यू लिख दिया, दैट इज द सॉल्यूशन कंप्लीटेड फॉर न्यू सिलेबस. ओल्ड सिलेबस के लिए न्यू प्लस दिस पेज, प्रीवियस स्लाइड प्लस दिस स्लाइड, दोनों. तो न्यू सिलेबस के लिए उल्टा इजी हो गया आपके लिए बेटा. So any doubt? No doubt, sir. Okay, great. Now question number 2 is a little bit important question. भव्या, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ये पेज है only for old syllabus. So you don't have to write this solution, bifurcation national profit into costing P&L. This is only for old syllabus. For new syllabus, only this is the answer. Only this page up to national profit. Is it clear, beta? Now, please read question number 2. It is little bit important and you can put into LDR also, last day revision.
Great. मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम प्रोवाइड करता हूँ. प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली and try to solve this question contract account. And important part is they did not give a direct information regarding work uncertified. They provide indirect information in the question. So important point, how to find out work uncertified figure. Just try कीजिए. I will provide a time of 5 minutes and then we will discuss the question and solve the question. Hello, ready? Yes, sir. A contractor prepares his account for the year ended 31st December 2000. No, sorry, year is not given, but they specified 31st December each year. भव्य मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ क्वेश्चन बेटा. He commenced the contract as on 1st April 2019. So duration 1st April to 31st December. How many months? 9. 9 months. Great. The following information related to the contract as on 31st December 2019. Material issued, debited to contract account. Wages debited to contract account. Salary of foreman debited to contract account. A machine costing rupees 2,60,000 has been on the site for 145 days. Its working life is 7 years and scrap value is 15,000. So how to calculate the depreciation? 2,60,000 minus 15,000. कीजिए कितना आता है? How much amount? 2,60,000 minus 15,000. That is scrap value. So balancing figure is 2,45,000. Its life is 7 years. So should be divided by 7 years. So you will get the amount of 35,000. Right? Yes, sir. Now multiplied by 145 divided by 365. So your answer should be around how much rupees? 13,904 somewhere. Yes, sir. 13,904. 10,000. Yes. Great.
same answer. Or if you want rounding of answer, then it is a printed error. 146 days. Take the 146 days. That means I am saying to you, change the question instead of 145, 146 days. Then calculate कीजिए 2,60,000 minus 15,000. 15,000. 2,45,000 divided by 7 years into 146 divided by 365. You will get 14,000 rupees as a depreciation amount. Yes, sir. Sometimes आपका rounding off नहीं होगा तो भी चलता है, ऐसा कोई problems नहीं है. So just make one changes in the question. Instead of 145 days, make it 146 days. The supervisor who is paid rupees 8,000 per month, so 8,000 per month is given. It should be multiplied by 9 months. So multiplied कीजिए 8,000 multiplied by 9 months, 72,000. One half of his time is devoted to this contract. So 72,000 divided by 2. So amount is 36,000 supervisor salary, right? All Yes, other sir. expense and administrative charges to amounting 1,36,500 that should be debited to contract account. Material in hand at site 35,400, closing work in progress, that is closing raw material. The contract price is 20 lakhs. On 31st December, this will be most important. On 31st December 2019, 2/3 of the contract was completed. The architect issued certificate covering 50% on the contract price. That means my work certified amount should be contract price 20 lakhs into 50%. That is 10 lakhs. 10 Okay, lakhs. 10 lakhs. right? And contractor has been paid 7,50,000 on account, that is cash received. Contract account showing the notional profit or loss as on 31st December 2019. तो अब ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Contract account 1st April 19 to 31st December 19. That is, we are preparing for 9 months, right? I prefer to write first credit side by work in progress, work certified, work uncertified. Clearly figure is not given directly, so we will go for working note number for work uncertified. Material at site. Now this is the first year, so first we have to start with the first information, that is material issued to like 51,000. So we'll debit material issued to like 51,000. Second, wages 5,65,000. Make it here one correction, 600. This is question error. 5 lakh. It's a printed error. 65, 600 to wages. Salary to foreman 81,300. Salary to foreman. Next information, depreciation. Depreciation 2,60,000 minus scrap value 15,000.
2,60,000 minus 15,000 divided by 7 year. So we will get the depreciation of 1 year. 365 days पूरे साल में होता है and we are using 146 days. तो गाइस क्वेश्चन में एक चेंजेस किया था, इंस्टेड ऑफ 145 हमने 146 डेज कर दिया है, और दूसरा चेंजेस वेजेस में 5,65,600 कर दिया इंस्टेड ऑफ 5,65,000. नेक्स्ट, depreciation is done. A supervisor salary 8,000 per month multiplied by 9 months divided by 1/2. So here supervisor salary 8,000 into 9 months into half time डिवोट किया 1/2, 36,000 rupees. Then administrative charge 1,36,500. Then next part done. Material at site 35,400. So we'll write here 35,400. Work certified is given 50% of contract price, that is 10 lakhs rupees. ₹20 lakhs, 50%, 10 lakhs rupees. Now we have to struggle to find out work uncertified. We will find out the work uncertified, then balancing figure should be notional profit that should be transferred to costing P&L. Now, please concentrate on this working note, important part. Working note number 1, calculations of work uncertified. For that, first we have to find out the cost incurred for the contract. Listen, this amount, debit side, all the amount should be added, 2,51,000. Please take the calculator and add all this amount, 2,51,000 plus 5,65,600 plus 81,300 plus 36,000 plus 1,36,500 minus, 10,70,000. yes, minus this material at site 35,400. How much rupees? 10,35,000. हाँ, यहाँ पे depreciation amount कितना है? I forgot to write. 14,000, sir. 14,000. हाँ, please add the 14. amount of depreciation 14,000 and tell me the cost. 10,21,000. Add करना है 14,000, less नहीं बेटा. 10,49,000. 49,000. Okay, 2,51,000. Just I will write here 2,51,000 plus 565,600
81,300, 14,000. 36,000, 136,500. 36,000, 136,500 minus material at side 35,400. So my answer is 10,49,000 is the cost incurred by us. Now tell me, कितना contract complete हुआ है? 2/3 complete हुआ है? Yes. So now I'm trying to find out the calculation. If 100% contract is completed, what is the cost? I'm trying to find out the cost. So 2/3 is nothing but the 66.66%, or either we can say one is 100%. So how much cost? Please tell me the cost. 15,73,500. Multiplied by 3 divided by 2. 15 lakh 73,500. 23 na? Very good. Now ध्यान से देखिए, my contract price is 20 lakhs. Against that, my estimated cost to complete the contract is 15,73,500. Now work certified is a part and parcel of contract price. That means मैंने work certified कितना लिया? 10 lakhs rupees. That is nothing but contract is 20 lakhs into 50%. That means I should claim the cost also 50% of this. 15,73,500 into 50%. How much rupees? 7,86,750. So this is the cost, and work certified is my selling price. What is the work uncertified? Please tell me. Two lakh 13,250. Yeah. Repeat that, please. I cannot understand clearly. I will repeat. There is one error done by me. Wait. Huh. Yes. What is my total cost? Sorry, not work certified. What is the total cost? 149. Sorry, I did one mistake. 10,49,000 is the total cost. That will be inclusive of work certified plus work uncertified. So मेरा contract price कितना है? Contract price 20 lakhs. Contract price is a 20 lakhs, and out of that मैंने जो work किया 2/3, that should be inclusive of work certified plus work uncertified. Contract 3 ने कितना certification दिया? 50% of that. तो मैं जब cost claim करूंगा, total cost 10,49,000 work certified plus one uncertified का है. Out of that मैं work certified related cost 50% less कर दूंगा. तो देखिए मेरा work uncertified figure आ जाएगा. Now it's clear? Yes. Yes, sir. 2 lakh 62,250. हाँ 2,62,250. 250. This is work uncertified. तो वर्क अनसर्टिफाइड हम यहाँ पे लिखेंगे 2,62,250 प्लस 35,400 प्लस रुपीज टोटल 10 plus 2, 12,97,650. Yes, sir. Yes. माइनस करके नॉशनल प्रॉफिट बता देंगे प्लीज.
This should be the balancing figure. टू लैख 13,250 है. Yes. Yes. Any doubt? Sir, working note वापस extend करो ना. हाँ देख बेटा, वर्किंग नोट में एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस. पहले जो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिख दिया था ना, अगर वो लिखते हैं ना तो 10 लाख रुपीज इज माई इनकम. आउट ऑफ दैट मैं अगर यहाँ पे 7,86,750 लेस कर देता हूँ कॉस्ट, तो ये जो फिगर मिला था ना 2,13,000 कितना था, 250, वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट फिगर आ जाता था. हम लोग को वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए मैंने इधर चेंज किया. मैंने दोनों वैसे स्टूडेंट्स को कराता हूँ, तो अभी इधर ध्यान दो. देखो मेरा यहाँ पे जितना भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड, वॉट एवर एक्सपेंस वी इंकर्ड, दैट एक्सपेंस वी इंकर्ड फॉर वर्क सर्टिफाइड as well as work uncertified. Work certified as well as work uncertified. That is called the total cost. Now for total cost, हम लोग डेबिट साइड पे जितना एक्सपेंस डेबिट किया, दैट माइनस मटेरियल एट साइड. So that is my total cost. That is rupees is 10,49,000. Correct? Minus. We have to reduce the cost of work certified. We have to reduce cost of work certified. Then balance amount should be cost of work uncertified. This 10,49,000 is the contract completed is 2/3. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2/3 कॉस्ट 10,49,000 है, तो 100% वन अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, हाउ मच कॉस्ट शुड बी देयर. सो इतना कॉस्ट आया, राइट. तो ये कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस 15,73,500 इज 100%. हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड हुआ है सिर्फ 50%, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाइड बाय 50%. So this is the work certified and balancing figure should be work uncertified. Any doubt? No. No, sir. No, sir, no. अभी किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. मैं YouTube पे चेक कर लेता हूँ किसी का कुछ डाउट डिफिकल्टी तो नहीं. तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे दिया है. इज देयर एनी डाउट? Sir, I have a doubt in escalation method. Exclamation clause. Okay, not a method. What is your doubt? Yeah, tell me beta. Sir, I'm just जिसको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है ये ले लीजिए, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूं. एक्सप्लेनेशन क्लोज एग्जैक्टली होता क्या है ये समझ लेते हैं, राइट. आपको एक्सप्लेनेशन क्लोज का मतलब पता है बेटा? when the contract material or other costs are increase or decrease, the changes contract price. तो यहाँ पे कैसे है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. ये वर्क के लिए इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्रीड हो जाता है. फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे है ना, प्राइस बहुत फ्लक्चुएशन होता है. तो इफ हद से ज्यादा अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो गया तो हमें एडिशनल इंकर्ड करना पड़ेगा कॉस्ट. तो आपको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी है. अगर लेबर का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है और क्या से ज्यादा, तो हमें एडिशनल इंकर्ड करना पड़ेगा. तो एक्सप्लेनेशन क्लोज इज नथिंग
बट मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो गया, लेबर रेट इंक्रीज हो गया, तो उसके सामने कुछ अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट ही कंपनसेट करके देगा कॉन्ट्रैक्टर को. दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन क्लोज. एनी डाउट रिगार्डिंग द वर्ड एक्सक्लेमेशन क्लोज? No, sir. Plus, can you provide an example? तुम्हारा एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर देता हूँ, so you will get the example. A contractor entered into a long-term contract at a agreed price of rupees 17,50,000. So this is the contract price. Agreed price is contract price. Subject to escalation clause for material and wages. As is split out in the contract and corresponding actuals are as given below. This is the standard 5,000, 3,500, 2,500 and standard is 50, 80, 60. Now actual quantity is 5050, 3450, 2600 and actual rate is given. Similar way wages for worker X, Y and I think Z is there. Yes, Z. Number of standard hours, standard rate, actual hours, actual rate is given. Right? Then they specified recognizing the full actual consumption of material wages, the company has claimed final price 1773,600. Give your analysis of exclamation claim and indicate the final price payable. तो देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, अग्रीड प्राइस 17,50,000 एंड कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को इतना बिल दे दिया कि भाई तुम्हारा प्राइस हो गया 17,50,000 प्लस एडिशनली due to acceleration clause you have to pay 17,73,600. तो हमें कॉन्ट्रैक्टी ने क्या बोला कि भाई हम तो देख लेते हैं आपने कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं, राइट? तो अभी हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेशन क्लोज का. तो यहाँ पे ध्यान रखो कि हमको कैसे उसका कैलकुलेशंस करना चाहिए, राइट? Yes, sir. What is the contract price? 17,50,000. Very good. This is known as a agreed price or a contract price. तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो प्राइस डिसाइड हुआ दैट इज 17,50,000. कॉन्ट्रैक्टी इज अग्रीड टू पे. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 17,50,000 excluding escalation clause. If there is any addition should be made, then we should say add cost due to escalation clause. इसका वर्किंग कर लेते हैं. वॉट एवर द अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन क्लोज दैट इज द फाइनल प्राइस पेएबल. Right, this final price should be payable by contractee to contractor. Now working note number 1, cost that is nothing but we can use the word additional cost due to explanation clause. Now बेटा आप क्वेश्चंस अगर ऑब्जर्व करते हो तो standard price of material is given 50, 80 and 60 and actual rate is also given, actual price. So मैं यहाँ पे लिखूंगा material, type of material ABC, standard price compare with actual price. So यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है 50, 80, 60.
एंड एक्चुअल प्राइस है 4879.66 4879.60 के सामने 66, राइट। दैट डिफरेंस, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है तो -2, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है -1 एंड यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है 6। आपने जो एस्टिमेट किया था क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करके दे सॉरी कंज्यूम करना है, वो है 5000, 3500, 5000, 3500, सर आवाज कट हो रही है आपकी। 2500 में भी हो सकता है नेटवर्क इश्यू। नाउ क्लियर आवाज? सर आपका आवाज क्लियर है। यस सर। 10,000। सो आइदर मेरे यहाँ या तो आपके यहाँ, किसी के यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा ना तो भी आवाज कट हो जाती है। और ज्यादा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आवाज क्रैक हो रहा है मेरा, बाकी सबको क्लियर आ रहा है, तो आप रीजॉइनिंग कर लीजिए। 2500 इंटू 6 कीजिए प्लीज। 15,000। यस सर। सो फाइनल अमाउंट कितना होगा? 15,000 माइनस 3,500 माइनस 1,500। तो 1,500 एडिशनल कॉस्ट मुझे मटेरियल के लिए पे करना पड़ेगा। नाउ सिमिलर वे वी हैव टू कैलकुलेट लेबर। लेबर XYZ, we will write here standard rate, actual rate. So tell me the standard rate. 70, 75, 70, 75, and third one 65. Actual rate 72, 75, 72, 75, and here 65. So now 2 rupees is increased, so cost will increase. There is no changes and 1 rupees is increased, right? Now standard hours 2000, 2500. So multiplied by 2000, 2500, and last one 3000. So here it should be 4000, here 0, here 3000. So total कितना? 7,000. Yes. Total amount 8,500. 1,500 plus 7,000. अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या हो जाता है? दे विल टेक द एक्चुअल फिगर हियर, ये जो 5,000, 3,500 एंड 2,500 दिया है, डोंट टेक द एक्चुअल फिगर, टेक द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे भी टेक द स्टैंडर्ड आवर्स, ये याद रखना है आपको, बिकॉज एक्सप्लेनेशन क्लॉज इज एप्लीकेबल in the change of rate, material price and labor rate, ना कि आपका कंजम्पशन एक्चुअल ज्यादा हो गया। सो डोंट टेक द एक्चुअल क्वांटिटी एंड डोंट टेक द एक्चुअल आवर्स। अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा कम हो गया वो आपका लुकआउट है। हम लोग का एक्सप्लेनेशन क्लोज होता है ना कस्टमर के साथ, दैट इज ओनली फॉर चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड चेंज इन द रेट ऑफ labor, right? So this 8,500 should be added to contract price. Working note number 1. This is the final price we have to pay. कितना आता है जरा देखो तो? 17,58,500. 58,500. Any doubt in the explanation clause now? सर इट मींस एक्चुअल प्राइस अगर बढ़ के दिखाया है तो एक्चुअल प्राइस जितना डिफरेंस है वो पॉजिटिव में लेने का। क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब अगर एक्चुअल प्राइस बढ़ के दिखाया है मतलब ज्यादा है तो वो वाला पॉजिटिव अमाउंट में लेने का, और स्टैंडर्ड से कम हुआ है तो वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने एस्टिमेट 50 किया था, लेकिन एक्सक्लेमेशन क्लोज अगर नहीं होता तो ये बात ही नहीं करते। इफ देयर इज अ एक्सक्लेमेशन क्लोज, सो इंस्टेड ऑफ 50 इफ यू पे एक्चुअली 48, देन मेरा प्राइस 2 रुपीज पर यूनिट रिड्यूस कर दो, क्योंकि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो गया और प्राइस बढ़ गया
तो मुझे आपको ज्यादा पेमेंट करना है, तो आप पॉजिटिव कर दो, ऐड कर दो. क्लियर नाउ? Yes, sir. Great, great. So now should we wind up the contract account? Is there any other doubt in contract? सर कोई मिनिमम परसेंटेज भी होती है क्या जिसको छोड़ दिया जाता है? Yes, कभी कभी that they say, for example, 5% should be ignored and more than 5% should be charged to the customer. So 1500 rupees जो आपका एक्स्ट्रा आया उसका 5% छोड़ दो, rate remaining amount should be charged to contractee. Suppose 10% है तो 1500 में से 10% निकाल दो, 150 reduce हो जाएगा. Then that we charge 1350 for material. 7000 minus 700, that is 10%, that is 6300. Then we should charge 7650. That is also possibility if it is specified in the question. Any other doubt, beta? No. सर एस्केलेशन क्लॉज ही कंसिडर करके एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन दिखा सकते हो विद द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ. वर्क अनसर्टिफाइड Exclusion clause के अंदर वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड में कोई चेंजेस नहीं, वो सेम ही रहेगा, उसमें हाथ नहीं लगाएंगे. विल चार्ज हियर, यहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे. एक मिनट ना बेटा. बेटा ये जो आप बोल रहे हो ना वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, सपोज ये प्रीवियस Yes. क्वेश्चन है तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड सेम रहेगा. आपका जो एक्सक्लेमेशन क्लोज का जो खर्चा है दैट शुड बी एडिशनली पेमेंट होगा. तो क्या होगा कि एक्सक्लेमेशन क्लोज सपोज से एग्जांपल हमने जो वर्कआउट किया है यहाँ पे कितना अमाउंट आया था, मैं दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके बता रहा हूँ, 8500. सो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि वो यहाँ पे ना आपका इनकम साइड क्रेडिट साइड बोलेंगे 8500 एक्सक्लेमेशन क्लोज का इनकम, और वो 8500 तो ऑलरेडी इस एक्सपेंस में इंक्लूड होगा, तो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंस आल्सो. इज इट क्लियर? यस सर. जब उसने मटेरियल परचेस किया होगा तभी ज्यादा प्राइस दिया होगा, लेबर को भी रेट ज्यादा दिया होगा, so we are Correct. looking for actual cost. So actual cost should be same. Work certified, work uncertified remain same. Just we additionally charge 8500 rupees exclamation clause to the contractee. और सर इन वर्क अनसर्टिफाइड पार्ट वो टोटल कॉस्ट का कुछ चेंजेस होगा यहाँ पे? नहीं ना बेटा, टोटल नहीं कॉस्ट ना? रिमेन सेम ना. एक्चुअल Same. कॉस्ट तो यही है which is inclusive of your this Okay, additional okay. cost. Because we are debited actual cost, not we are debited standard cost. If we are हाँ, debited standard cost, then only we have to add the cost 8500. But we are saying actual cost. Always in contract account we are charged actual cost. Okay, Contract okay. account is prepared after completion of the period. Costing के अंदर ये एक टॉपिक ऐसा है, एक्सेप्शनल टॉपिक है जहां पे हम एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है ना, एस्टिमेट भी करता है कॉस्ट से. एग्जांपल वो अगर बुक करने जाते हैं तो वो लैंड परचेस करेंगे, आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर वो टोकन अमाउंट के बात करेंगे कि भाई भूमि पूजन किया तो कस्टमर से इतना लेंगे, फिर फर्स्ट स्लेब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह. तो आपके सिलेबस में जो दिया है ना वो एक्चुअल कॉस्ट ही हम डेबिट कर रहे हैं. दैट मींस वी आर फाइंडिंग आउट एक्चुअल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. सो देयरफॉर ये एक्चुअल कॉस्ट है, तो कोई चेंजेस नहीं बेटा. ओके, तो सिर्फ वो एडिशनल 8500 सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड होगा? नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस में भी ऐड नहीं होगा. नहीं? ये यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे बाय एक्सक्लेमेशन क्लोज वर्किंग नोट नंबर, बस दैट्स इट. ओके, ओके. राइट. बट yes sir. जनरली आपको वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ कभी नहीं पूछते. ये जब भी एक्सक्लेमेशन क्लोज का पूछते हैं ना, तब
आपको जनरली मैंने बताया वैसा पूछते हैं। अगर पूछ लिया तो यहाँ पे एक एडिशनली आ जाएगा बाय एक्सक्लेमेशन क्लॉज, जो भी आपने एडिशनल चार्ज किया। ओके ओके, क्लियर सर। Clear? यस सर। सर परसेंटेज कुछ चेंजेस नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, वो नोशनल प्रॉफिट और कॉस्टिंग P&L के? नहीं, वही है, सेम ही है बेटा। हाँ ठीक है। और एस्टिमेटेड जो वो है प्रॉफिट, उसके लिए 5 डिफरेंट फॉर्मूला है, उसमें से आपको जो बेस्ट फॉर्मूला यस लगे यस सकते हैं, यस। बस वही है। चलो, अभी आई थिंक यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे हैं मेरे, उसको कुछ डाउट है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक उनको भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नो सर, क्लियर। चलो ग्रेट। तो आज का लेक्चर यहाँ का इफेक्टिव लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? Yes, sir. अच्छा, अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया कि इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, आई थिंक मैंने देख रहा था, राइट? तो अभी देखो 3 टोटल टॉपिक है तो मुझे कवर करने हैं। कौन सा? प्रोसेस, जेपीबीपी, Service. इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, ये तीनों मैं साथ में कर लेता हूँ। और शाम को हम बजटरी कंट्रोल के बाद सर्विस सेक्टर एंड ये इसकी बात देखते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम भी लिमिटेड है। सर्विस सेक्टर भी मैं कवर कर लूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना? तो यहाँ पे जो अभी अटेंड कर रहे हो उसको प्रोसेस अकाउंट में किसी को क्या पार्ट कवर करना चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको डाउट डिफिकल्ट लग रहा है वो बताओ, ताकि मैं उसमें ही टाइम इन्वेस्ट करूँ। और जो नॉर्मल चीज़ है, आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वो सब तो पता ही है। तो मुझे बताओ प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको क्या एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स वाले कंसेप्ट में। ओके, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, ठीक है। उसके अलावा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी का कैलकुलेशंस में बता दूं, और उसका एक सम्स कवर कर लेता हूँ जिसमें वो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। और जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट एंड एक आध सम्स कर लेता हूँ, एंड फिर तुरंत इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का एक सम कर लेता हूँ। ये तीनों टॉपिक साथ में ही पढ़ा जाता है, ताकि तीनों कनेक्टेड है ना बेटा। तो आप जब भी रिवीजन भी करने बैठो ना, तो प्रोसेस कॉस्टिंग, देन फिर जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, एंड उसके बाद इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल को कंबाइन पढ़ा करो। अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग पेज नंबर 54। चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर हम बात करते जाते हैं, तो मुझे कोई बता देगा व्हाट इज द नॉर्मल लॉस? फटाफट हम छोटा छोटा पार्ट भी डिस्कस करते जाते हैं, फटाफट चलिए बोलिए। क्या कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर? अरे बाप रे, रिवीजन लेक्चर में कोई बात नहीं कर रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? टाइप मत करो, माइक अनम्यूट करके फटाफट बताओ। सर नॉर्मल लॉस जैसे कि डे टू डे बिजनेस में होता रहता है, जैसे कि मिल्क वैन है तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, तो उसमें से थोड़ा मिल्क बाहर निकल गया तो नॉर्मल लॉस माना जाता है। तो बेसिकली अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अनअवॉइडेबल लॉस, ठीक है। मैं आपको एक यही जिसने एग्जांपल दिया मिल्क का, उसके हिसाब से ही मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि भाई अगर हम लोग मिल्क कन्वर्टेड इनटू घी करने जाते हैं, तो मिल्क इज अ बेसिक रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल जो है मिल्क, उसको पहला प्रोसेस होगा बॉइलिंग प्रोसेस। नाउ बॉइलिंग प्रोसेस आप करो या मैं करूँ,
प्रोसेस करने के बाद जितना हमने इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल रखा था मिल्क उससे कम मिलेगा। से एग्जांपल मैंने बॉइलिंग करने के लिए 10 लीटर रखा, आफ्टर बॉइलिंग मुझे 9 लीटर ही वेट आया, दैट मींस 1 लीटर इज ड्यू टू वाइब्रेटर, तो आपका 1 लीटर का लॉस होगा। आप करो प्रोसेस या मैं करूँ तो दोनों के हिसाब से वो लॉस होने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। So 10 liter into 10%. So normal loss percentage are always of input if nothing is specified in the question, right? Abnormal loss. Actual loss is more than the normal loss. Abnormal gain. Actual loss is less than the normal loss. Now मैं फटाफट आपको equivalent production quantity का explanations दे देता हूँ। इसमें दो टाइप की मेथड, एक FIFO मेथड एंड एक वेटेड एवरेज मेथड। तो एक आध स्टूडेंट्स ने पर्सनल चैट पे ये भी बोला कि सर मेरे को वेटेड एवरेज भी बता देना। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी की। नॉर्मल सम तो आपको आते हैं 1 and 2 नॉर्मल सम से, उसमें कुछ नहीं है। सर एबनॉर्मल गेन और लॉस का भी एक बार ट्रीटमेंट बता देना। हाँ, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का क्या बोल रहे हो? उसका ट्रीटमेंट, उसका एक बार ट्रीटमेंट, ओके, दैट मींस पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग कवर हो गया एक्सेप्ट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। चलो ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 200 क्वांटिटी 4 rupees, यूनिट इंट्रोड्यूस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज गिवन, cost incurred during the period, material labor and production overhead 4425, right? तो अब इसका सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं कैसे करता हूँ इसको, कि मैं ना प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ। देखो दिस इज अ माय मेथड, मैं सीधा पहले प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 200 क्वांटिटी है 4 rupees, $200 into 4 800 rupees होगा। फिर यूनिट इंट्रोड्यूस 1050 टू इनपुट क्वांटिटी 1050। फिर आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 1100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100। तो मैं इसमें कैसे देखता हूँ कि भाई ये जो 1100 है ना, टोटल फिनिश गुड्स हुआ है, जिसमें ना 200 क्वांटिटी ऐसी थी जो ओपनिंग में थी और वो इनकम्प्लीट थी और पहले हमने इसको कंप्लीट किया। दैट मींस आउट ऑफ दिस 1100 200 ओपनिंग से है, तो 900 करंट ईयर का है, 900 करंट ईयर से। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। दैट मींस हाँ, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि इधर लिखा ओपनिंग एंड जो करंट ईयर का उसको बोलूंगा स्टार्टेड एंड फिनिश इन करंट ईयर। यहाँ पे आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 1100 और इधर लिखूंगा जो यहाँ पे ओपनिंग में 200 है वो पहले कंप्लीट हुआ होगा, और करंट ईयर में हमने स्टार्ट भी करंट ईयर में किया, कंप्लीट भी करंट ईयर में किया, दैट इज 900 क्वांटिटी। दैट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 1050। तो बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 150, राइट 150। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट दिया मटेरियल 1050, तो मैंने लिख दिया इधर मटेरियल 1050। फिर यहाँ पे दिया लेबर 2250, तो मैंने इधर लिख दिया 2250 लेबर। फिर क्या दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड 1125, तो मैंने लिखा प्रोडक्शन ओवरहेड
1125, राइट। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्वांटिटी का टोटल देखो 1250, इधर क्वांटिटी का टोटल देखो 1250। क्लियर इतना पार्ट? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए हम लोग वर्किंग बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो उसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर, फिर लिखता हूँ क्वांटिटी, फिर लिखता हूँ मटेरियल क्वांटिटी परसेंटेज। दूसरा एक्सपेंस होता है लेबर एंड तीसरा ऑप्शन होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, या तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। जनरली है ना, फैक्ट्री ओवरहेड एंड लेबर का दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड सेम रहता है, तो दोनों के लिए सेपरेट कॉलम नहीं बनाते और ऐसे ही लिख देते हैं। अगर सेपरेट कॉलम बनाना चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आंसर सेम रहता है, इसके लिए हम लोग नहीं लिखते। अब देख बेटा, यहाँ पे ना सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई एक तो ओपनिंग स्टॉक का 200 है, स्टार्टेड एंड फिनिश का 900 है, और ये 150, तीन क्वांटिटी मुझे इधर लिखनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस फर्दर प्रोसेस 200। सेकंड में लिखूंगा स्टार्टेड एंड फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, और 1 मंथ दिया तो पीरियड जो भी दिया 900। एंड तीसरा मैं लिखूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 150। अब भी ना थंब रूल आप ध्यान रखो, स्टार्टेड एंड फिनिश ड्यूरिंग द ईयर है वो हमेशा परसेंटेज आपको देंगे नहीं क्वेश्चन में, 100%। यही साल स्टार्ट किया, यही साल कंप्लीट किया, तो इधर क्वांटिटी 900 इंटू 100%, 900 आ जाएगा, और इधर भी 900। इज इट क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? नो सर। नो सर। चलो, तो अभी आगे मुझे ये बताओ कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस का कितना परसेंटेज दिया है? 170। तो इधर हम लिखेंगे 170। 150 का 100% कितना आएगा? 150। 150 एंड 150 का 70% बोलो। 105। 105। अभी ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग के लिए 100% मटेरियल मैंने यूज कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर वो 0 लिखेंगे। एंड यहाँ पे 70% लास्ट ईयर किया था, करंट ईयर में 30। दैट मीन्स जो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस के लिए परसेंटेज दिए जाते हैं, वो परसेंटेज को 100 में से लेस करके लिखना है। तो मटेरियल 100 लिखा, तो 100 माइनस 100 आप यहाँ पे नील लिखोगे, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे दिया है 40%, तो 100 माइनस 40 आप यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे 60। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये 200 का 60% कितना आएगा? 120। 120। टेक द टोटल क्वांटिटी 900 प्लस 150, कितना क्वांटिटी आएगा? 10,050। 1050, 900 है तो 1125। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और ये जो कॉस्ट होती है वो इक्विवेलेंट की होती है, और यहाँ पे ना हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट एज पर फीफो। कुछ बोला नहीं है तो जनरली वी फॉलो द फीफो मेथड। और जब तक है ना बेटा, ये जो ओपनिंग स्टॉक का 200 इंटू 4 800 रुपीज के एक्सपेंस के अंदर अगर क्वेश्चन में बाइफर्केशन दिया होता है, मटेरियल का इतना खर्चा, लेबर का इतना, इतना ओवरहेड का, तो ही वेटेड एवरेज पॉसिबल है, अदरवाइज वेटेड एवरेज मेथड शुड नॉट बी पॉसिबल। मैं आगे बताता हूँ, कोई क्वेश्चंस में आएगा वो तभी।
अब देखो इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो 4 कॉलम। हाँ बेटा। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इन लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्लीज एक्सप्लेन सर। अभी प्रोसेस एक्सप्लेन करते करते ये छोड़ के मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करूँ? कैन आई लीव दिस टॉपिक प्रोसेस एंड स्टार्ट अगेन टू एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट? सर वन प्रॉब्लम सर प्लीज। No, sir. Continue first this. What is my question? Should I stop this process costing at this point and again I will start to explain contract, or No, first I sir. will finish, No, sir. first Please I will finish this finish first. process costing and then I will take your doubt? After completing process please take sir. Okay, after completing process. Thank you. Please explain sir. Yeah, definitely. But first I will complete this topic. Na, na? Please wait little. Okay sir. Cost. This is the cost, material, labor and production overhead. Right? Or either we can say cost यहाँ पे भी debit है 1050, 2250 and 1125. So we have to write the cost. ఏందంత తొంగి తొంగి చూస్తున్నారు? चलो 1050, 2250 and 1125. Total amount is not required right now. Divided by equivalent production quantity. Now 1050 is the equivalent production quantity of material. So we will write here 1050 and 1125 for labor as well as production. 1 rupees. I think 2 rupees just calculated it. Yes, And sir, 1, 2 rupees. 1 plus 2 plus 1, that is 4 rupees. Is it clear? Yes, sir. Now we will go for valuation part. Valuation. सर एक बार वो पेज पे वापस जाओगे? Yeah, definitely. बोलो बेटा. Okay, sir, continue. Done? Yes sir, yes sir. Yeah. So now here we will write material, labor, overhead and total. Now first calculations. मुझे calculations किसके लिए करना होता है तो clear here. Process costing के credit side में I need a valuation of closing stock and I need a valuation of output transfer. So for output transfer we have to calculate valuation of opening stock and calculate valuation of started and finished in the current year, right? So first easy part is the calculations of value of closing work in progress. So I will write here A part, closing work in progress. Now closing work in progress quantity. So this is closing work in progress. My material quantity is 150, labor and overhead is 105. So I will write here 150, 105. This is my quantity. Cost per unit is 121. 121. 150. How much amount? 210, I think. Yes, sir. And last one is, I think, 105. Yes. Total, please. $465. Yes, sir. So here we will write in the process account, this should be 465. Now
I have to calculate for output. Wait for 1 minute. Yeah. तो ये कॉस्ट हो गया हमारा 565 रुपीज. हम यहाँ 465 यहाँ पे लिखेंगे. वी हैव टू राइट 465. Now I have to calculate value of output, that is 1100. So first I will calculate the value for 200 quantity and then for 900 quantity. So this is close here. Now I'm writing B. I need a valuation of output that should be divided into two parts. One is a opening work in progress, so I will write one opening work in progress. Opening work in progress, already we incurred the cost in the last year, that is rupees 800. So here directly I will write 800 rupees last year expense. Now for current year, this opening work in progress further process material 0, labor and production overhead is 120 quantity. तो यहाँ पे material 0, this 120 into 2 rupees and 120 into 1 rupees, 240 and 120, total 360. So total value of opening stock is 1160. Is there any doubt in opening work in progress valuation? देखो बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में करंट ईयर में मटेरियल मैंने कुछ खर्चा नहीं किया. लेबर के लिए 120 क्वांटिटी का खर्चा हुआ है ओवरहेड के लिए, तो मैंने 120 एंड कॉस्ट 2 रुपीज 1 रुपीज जो हमने कैलकुलेट की थी इक्विवेलेंट वो ले ली. एंड लास्ट ईयर मेरा खर्चा यहाँ पे 800 रुपीज हुआ था, वो ले लिया. तो लास्ट ईयर 800 वी इंकर्ड, करंट ईयर वी इंकर्ड 360 रुपीज, and therefore total valuation of opening work in progress 200 quantities 1160. Any doubt? No, sir. Great. Output. So output के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना क्वांटिटी है. तो क्या output, yes, 900, right? So there are two options. Either we can say 900 into 1, 900 into 2, and 900 into 1. Or alternatively, directly you can say 900 into 4 rupees. So सब जगह पे quantity amount are same. So we can directly write here output 900 into 4 rupees. Tell me the amount. 3,600. Total beta? 4,760. 4760. So this 4760 we will write here. Now take the total of credit side. 5225. 5225. 5225. Please take the total of credit debit side. Five two two five. Yes, sir. So now this is the simplest question of equivalent production quantity. Is there any doubt? सर प्रीवियस स्लाइड पे जाइए ना एक बार. बोलिए. This one equivalent production. So, sir, valuation. देखो, this is my first slide, process costing accounts, process account. It is my habit. This is the first calculations. Second calculations I did aid equivalent production. Third calculation is your equivalent cost per unit, and fourth calculation should be
valuation. Which slide do you want? This one. सर हाँ एक्सक्यूज बेटा। मी सर, सर हमने सर क्लोजिंग स्टॉक की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन में परसेंटेज थी वो तो फुल ली थी, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में सर डिडक्ट करके क्यों लिया परसेंटेज? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सर निशा। निशा, एकदम ध्यान से समझ ले बेटा, एकदम सिंपल है। ये काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अभी सपोज मैं बात करूं कि आज मैंने शाम को एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है से एग्जांपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने ट्राई किया कि मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आज ही कंप्लीट हो जाए सब कुछ, बट बहुत ट्राई की लेकिन बहुत सारे डाउट थे। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 10 क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने थे। जस्ट दिस इज द एग्जांपल। आउट ऑफ दैट मैं आज सिर्फ 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाया। तो कितना परसेंटेज मैंने वर्क कंप्लीट कर दिया आज? सर 70%. Very good. So this is not completed. So I am saying it is a closing work in progress. Now next day morning, this closing will be the opening. Now tell me बेटा, ये 70% complete है। पूरा complete करने के लिए additionally मुझे कितना परसेंट आज काम करना पड़ेगा? मतलब सर कल 30%. 30%। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ना कंप्लीशन परसेंटेज इज गिवन, सो मैंने 100 में से कंप्लीशन परसेंटेज लेस कर दिया ओपनिंग के लिए। ओके सर, अंडरस्टूड। ग्रेट, चलो समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड एबनॉर्मल लॉस। जो परसेंटेज दिया है ना क्वेश्चन में, सेम परसेंटेज लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग दिस इन इंग्लिश। Whatever the percentage is given for abnormal loss and closing work in progress, we have to calculate as it is same percentage. There is no change. Started and finish always thumb rule. Started and finish always thumb rule 100%. Opening work in progress 100% minus given percentage. Is it clear? यस सर। देखो मैं इधर लिख के रख देता हूँ, आप ध्यान रखो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100% minus given percentage in question will be your percentage for calculating equivalent production quantity, right? And this is as per FIFO method. I am talking about FIFO. मैंने weightage को बात ही नहीं किया। चलो ये फर्स्ट हो गया। थंब रूल है स्टार्टेड एंड फिनिश ड्यूरिंग द ईयर। कुछ सोचने का नहीं, क्लोज योर आईज एंड राइट 100%। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा राइट। फिर कौन सा मैंने बोला आपको, एबनॉर्मल लॉस गिवन परसेंटेज इन क्वेश्चन। फिर आपका कौन सा बोला, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सेम आंसर, गिवन परसेंटेज इन क्वेश्चन। एंड लास्ट विल बी एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, एबनॉर्मल परसेंटेज कभी नहीं दिया होगा। ऑलवेज टेक 100%। नाउ एनी डाउट? इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और नॉर्मल लॉस कभी लिखने का ही नहीं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी में। कंप्लीट? कोई डाउट इसमें? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। Doubt, sir. अभी देखो आपको है ना
मैं एक क्वेश्चन ऐसा करा देता हूँ फीफो मेथड से, जिसमें है ना आपका एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन आ जाए, राइट। तो सिर्फ उसके लिए मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी तक ही आपको बता देता हूँ, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। नाउ देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन 800 and 4000। ये 4000 वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर इसका बाइफर्केशन दिया है तो ही वेटेड एवरेज पॉसिबल है, अदरवाइज वेटेड एवरेज नहीं पॉसिबल होगा। मैं आपको बता दूं वेटेड एवरेज कौन से क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकता है। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दिया है मैंने 8, उसमें है ना वर्क इन प्रोग्रेस 1 तारीख को दिया, दैट इज योर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल वैल्यू 8000 है, मटेरियल 6, लेबर 1000 एंड ओवरहेड 1000। ऐसा बाइफर्केशन दिया होगा तो FIFO as well as weightage both are possible. Nothing is specified. You can assume you can solve by FIFO method or weighted average method. But we prefer just if they give the bifurcation, we prefer nothing is specified weighted average method. Any doubt up to this part? No doubt, sir. चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक सेकंड। चलो अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हो आप क्या करोगे, 100% माइनस गिवन परसेंटेज। इनपुट कॉस्ट दे दी है, क्वांटिटी दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड इज गिवन, यूनिट स्क्रैप। दिस यूनिट स्क्रैप इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। क्लियर पॉइंट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Closing work in progress is 900 units given the percentage. 7,900 units were completed. Normal loss is 8% of that. They specified opening stock plus unit put in. Scrap value is given. Prepare a process account and other account for the year 2020. तो यहाँ पे मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी बताने से पहले मेरा एक रूल है कि मैं प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ, फिर उसके बाद ही बनाता हूँ। अगर आपको ऐसा कन्वीनियंट है तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको ऐसा कन्वीनियंट नहीं है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लो, आप अपनी मेथड के हिसाब से सब कुछ प्रॉपरली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टेल मी द ओपनिंग क्वांटिटी 800 and 4000। तो मैं अभी सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूँ, रुपीज नहीं लिख रहा हूँ। क्वांटिटी 800 ओपनिंग, फिर इनपुट क्वांटिटी 9200। ये मुझे क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन प्रोसेस में लिखता हूँ, एकदम इजी हो जाता है। एज अ स्टूडेंट्स में यही फॉलो करता था। ये वेजेस वगैरह रुपीज है, यूनिट स्क्रैप बाद में देखते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 900, so I will write here by closing work in progress 900. Then yes, output is 7,900 is given. तो यहाँ पे by output transfer to next process, opening and started and finish दोनों मिला के 7,900. Opening is 800, so I will write here opening 800, 7,900 minus 800, balancing figure 7,100. Clear beta? Yes, sir. Now Yes, sir. normal loss opening plus unit input 8%, तो ये दोनों मिला के टोटल कितना क्वांटिटी होता है, ये दोनों मिला के 10,000. 10,000. 10,000 into 8%, ये 10,000 आया। ओपनिंग का 800 प्लस इनपुट, दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना क्वांटिटी बेटा? 800। 800. Yes, sir. नाउ एबनॉर्मल लॉस, सो एबनॉर्मल लॉस दो तरीके से आएगा। डेबिट साइड का टोटल क्वांटिटी ले लो, कितना है 10,000. 10,000। क्रेडिट साइड पुट 10,000
-900 -7,900 -800 कितना बैलेंसिंग फिगर? सर 400. Very good. That is the one of the way balancing figure. Alternative way, unit scrapped is given 1200 minus normal loss is 800. The balancing figure will be the abnormal loss, right? ये point समझ में आ गया? Yes, sir. So you can find out either 1200 minus normal loss 800, or either you can find out as a balancing figure. Excuse me. Now हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी बना देंगे. Equivalent production quantity as per FIFO. Particular quantity material. यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करने का लेबर एंड ओवरहेड का सेम परसेंटेज है. यस, सेम परसेंटेज है. देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट कॉलम. लेबर स्लेश ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी. कोई लोग क्वांटिटी का कॉलम फर्स्ट लिखते हैं फिर परसेंटेज का लिखते हैं. दैट्स अ चॉइस, दैट इज नथिंग इश्यूड. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन 800. Second, started and finish, I think 7,100. Yes, 7,100. फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900. फिर आपका एबनॉर्मल लॉस 400. और ये जो नॉर्मल लॉस है वो लिखते ही नहीं, कभी नहीं लिखने का. नाउ ओपनिंग स्टॉक में परसेंटेज कितना दिया है देखो. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस परसेंटेज इज 100. सो 0 40 40. सो हियर 0, हियर 40. 800 का 40 करो कितना आता है? Sir 320. 7,100 is given quantity. Started and finished, कभी भी कुछ सोचने का नहीं, सीधा 100%. तो सेम वे क्वांटिटी आ जाएगा 7,100 7,100. फिर एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 400. तो यूनिट स्क्रैप दिया है परसेंटेज 100 80 80. दैट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन 100 80. सो इधर 400 का 80% कितना? 320. Yes, sir. Now closing work in progress quantity is always given percentage 100 70 70. So 100 70. 100 900 होगा, 900 का 70. Take the total 630 plus 320 7,100 320 8370. 7,100 plus 400 plus 900 8,400. Is it clear? Yes, sir. Right? अभी मैं आगे सम सॉल्व करूं कि आपको समझ में आ गया कि सेम वे आगे आपको वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट करनी है और बाकी का. Sir? यस बेटा. सर इसमें हम नॉर्मल लॉस को शो नहीं करते, पर अगर नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो कंसीडर करेंगे, ऑलवेज करेंगे. मैं वही पॉइंट बता दूं आपको. यहाँ पे रुपीस कितना दिया? स्क्रैप वैल्यू 4 रुपीस दिया है. तो 800 इंटू 4 कितना रुपीस होगा? 3,200. यस सर. यहाँ पे मेरा मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 36,800. 36,800. फिर आपका इधर लेबर ओवरहेड ये सब देगा. तो जब आप वैल्यूएशन करोगे तो आप जब मटेरियल का कॉलम बनाओगे ना वैल्यूएशन में, एक तो मटेरियल बनेगा, एक लेबर, एक ओवरहेड एंड टोटल. तो मटेरियल का टोटल आपका अमाउंट है 36,800. उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपका कितना रिकवर हुआ था? 3,200 अमाउंट, वो लेस कर दोगे.
बस उतना फर्क कितना आएगा 36,800 minus 3,000. 33,600. This 33,600 amount should be divided by equivalent production quantity of material. Equivalent है 8,400. लेबर एंड ओवरहेड सेम अमाउंट जो डेबिट करोगे आप डिवाइडेड बाय यहाँ का इक्विवेलेंट क्वांटिटी 8370. ओवरहेड में भी जो आप डेबिट करोगे प्रोसेस अकाउंट डिवाइडेड बाय दिस. तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो ऑलवेज मटेरियल कॉस्ट से लेस किया जाएगा. एनी अदर डाउट? No sir. एकदम क्लियर है ना ये सारे पॉइंट्स अभी? Yes sir. हाँ मैं एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ किसी को और कोई कुछ डाउट है कि नहीं. चेक कर नहीं किसी का नहीं. तो सर सिर्फ एब्नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी में दिखाया जाएगा और उसके अलावा और कहीं नहीं है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? एब्नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट होगा वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी में दिखाया जाएगा और उसके अलावा किधर भी नहीं? नहीं एबनॉर्मल लॉस की जो आपकी वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट करोगे वैल्यूएशन में और इधर उसका वैल्यू लिख दोगे एबनॉर्मल लॉस का. ओके सर थैंक यू. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही अमाउंट लिख ऐसे ही मुझे पता नहीं कितना आएगा वैल्यू मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ. फिर से ध्यान से सुनो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बाद में पूछना मत ये कहाँ से है. सपोज मैंने 15,000 लिखा बरोबर है. अभी समझो आपको एबनॉर्मल अकाउंट पूछते हैं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट तो मैं यहाँ पे एक टाइनी अकाउंट बना दूं एबनॉर्मल लॉस का. तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस डेबिट क्रेडिट अकाउंट सेम एबनॉर्मल लॉस ये क्वांटिटी 400 इधर अगर पूछा तो एबनॉर्मल लॉस एंड 15,000. यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखोगे बाय केस बैंक 400 क्वांटिटी. मेरा यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 4 रुपीज दिया था. तो यहाँ पे दिस 400 into 4 1600 रुपीज शुड बी रिकवर्ड एज अ स्क्रैप वैल्यू. जो हमारे पास गुड्स लेने आता है वो नहीं देखता है कि नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी के एबनॉर्मल उसके लिए वो बिगड़ा हुआ ही है गुड्स. तो क्वांटिटी कॉलम टैली और जो यहाँ पे डेबिट साइड 15,000 लिखोगे क्रेडिट साइड पुट द अमाउंट ऑफ 15,000 बैलेंसिंग फिगर शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल. तो किसी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके अंदर ये भी कवर कर लो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट. तो मैंने ये भी आपको बता दिया. ये जो बैलेंसिंग फिगर है 13,400 दैट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. एनी डाउट? नो सर. यूट्यूब पे किसी ने रिक्वेस्ट की कि ओल्ड सिलेबस वालों के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग में सर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है वो भी कवर कर लो. अगर मैं वो सब कुछ कवर करने जाऊंगा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आज का टारगेट. तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स. या तो मैं वो सब कुछ कवर करूँ एक टॉपिक का और कुछ टॉपिक छोड़ दूं और जिसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास होगा उसका यूट्यूब लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूं या फिर लिमिटेड कराऊं हर टॉपिक कवर करूं. चॉइस आपके ऊपर है बेटा. सर लास्ट में टाइम बचे तो करा देना अब बाकी सभी टॉपिक कर लो थोड़े थोड़े. हाँ सर सर एक पॉइंट रिपीट कर दो कि जैसे अगर क्वेश्चन में ना कोई मेथड गिवन नहीं है फीफो या फिर वेटेड एवरेज तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? आई एम ऑलवेज प्रेफर टू यूज फीफो मेथड. अब समझो कि ऐसा ओपनिंग स्टॉक का बाइफर्केशन दिया होगा ना तो ही वेटेड एवरेज पॉसिबल है. अदरवाइज आपके पास चॉइस ही नहीं फीफो वेदर इट इज स्पेसिफाइड और नॉट. ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड तीनों का बाइफर्केशन दिया होगा ना टोटल 8,000 रुपीज जो दिया है क्वेश्चन में तो ही मेरे पास ऑप्शन है फीफो और वेटेड एवरेज. अगर ये नहीं दिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं भी पूछा है तो आपके पास ऑप्शन ही यू हैव टू फॉलो फीफो मेथड. क्लियर? यस सर. अभी क्वेश्चन में ऐसा ओपनिंग स्टॉक का बाइफर्केशन दिया और देखो ये क्वेश्चन में एवरेज मेथड लिखा नहीं होता सपोज जो लिखा है वो तो आपके पास चॉइस है यू कैन गो फॉर फीफो मेथड और वेटेड एवरेज. तो आपको जो कन्वीनियंट है वो मेथड फॉलो करो और नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो अल्टरनेटिवली दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड. सपोज आपने वेटेड एवरेज से किया तो आप लिखो अल्टरनेटिवली इट कैन बी सॉल्व्ड बाय फीफो मेथड आल्सो
ताकि आपका मार्क्स कट करने का कोई चांसेस नहीं। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? अभी वेटेड एवरेज का मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी स्टेटमेंट बता देता हूं। तो ये टॉपिक फिर एक ही इस टॉपिक में कौन सा एवरेज आता है, वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का, उसका शायद कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी पढ़ा रहेगा मेरा। और विकासा सतारा में लास्ट टाइम भी मैंने क्रैश कोर्स लिया था 3 दिन का, तो उसमें भी काफी कुछ पढ़ा है, तो वो भी लिंक उसमें ही रहेगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पे। और प्रोसेस कॉस्टिंग का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का है, तो मेरा मोबाइल नंबर ऑलवेज आप सेव करके रखो। और आप चाहते हो ना कि आप अपना मोबाइल नंबर मुझे भेज दो, नाम, सिटी, इंटर, सीए इंटर और CIPCC, और मैं सेव करके रखूंगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको मैं जब भी स्टेटस अपडेट करूं कुछ कुछ तो आपको मिल जाए। और मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी कुछ कुछ वीडियोस की लिंक डालते रहूंगा, तो आपको एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा। आपको क्या क्या मेंशन करना है, नेम, सीए इंटर और CIPCC, या तो न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, एंड योर लोकेशन। कभी कभी सिर्फ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ऐसा करते हैं, मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नंबर ऐड कर दो, बट नंबर सेव कौन से नाम से करूं, वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो पूरा डिटेल्स प्लीज भेज दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपको कुछ ना कुछ मेरा अपडेशन मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, और मैं ट्राई करता हूँ 2 दिन में जितना मैं कवर कर पाऊँ, बट बहुत डिफिकल्ट होता है 2 दिन में सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कवर करना। तो जितना पॉसिबल है ट्रिकी कॉन्सेप्ट वो मैं सब कवर कर रहा हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ February 20। प्रोडक्शन रिकॉर्ड यूनिट प्रोसेस ऑन 1st February। ऑल मटेरियल यूज मतलब 100% हो गया। 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। क्वांटिटी दिया है 4000। न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस 16000। यूनिट कंप्लीटेड 14000। यूनिट इन प्रोसेस 28, दैट इज द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये इंफॉर्मेशन दी है। इतनी इंफॉर्मेशन से मेरा प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू इनपुट बाय नॉर्मल लॉस, इफ कोई इंफॉर्मेशन होगी तो देखेंगे। बाय एबनॉर्मल लॉस के लिए जगह छोड़ दिया, कुछ होगा तो देखेंगे। बाय आउटपुट बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या दिया है, ओपनिंग में 4000 है, सो आई विल राइट हियर, क्वांटिटी कॉलम है ये 4000। क्यों लिखा है वो क्वांटिटी है, एंड रुपीस का सिंबल तो आपको पता चल ही जाता है। 16000 नया इंट्रोड्यूस किया, सो आई विल राइट हियर 16000। यूनिट कंप्लीटेड दिया है 14000, तो यहाँ पे यूनिट कंप्लीटेड 14000, दैट इज योर आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसके अंदर आपको कोई बाइफर्केशन करने की जरूरत है, ओपनिंग से कितना, स्टार्टेड एंड फिनिश कितना, ये ज्यादा इजी है उल्टा। ये 6000। अभी आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन दिस डेट 6000, 1000, तो टोटल अमाउंट 8000। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में 8000 पूरा लिखेंगे। फिर आगे बोला है कि मटेरियल 25600, तो यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा 25600। फिर यहाँ पे आपको बोला है लेबर 15, ओवरहेड 15, तो लेबर 15000, ओवरहेड 15000। Presuming that average method of inventory is equivalent production, cost of each element, that is cost per unit जो मैंने find out किया था, statement of apportion of cost, that is called the valuation, and then process। तो अभी एक चीज याद रखो, प्रोसेस 1 अकाउंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोसेस 1 तो लास्ट में पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट्स इधर लिखता हूँ, 4th रिक्वायरमेंट पार्ट मैंने पहले सोल्व किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप 1, 2 एंड 3 करो, कोई प्रॉब्लम है, आप क्लियर लिखो कि अभी मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट करूंगा। क्वांटिटी कॉलम देखो कितना, कॉस्ट का टोटल बोलो कितना आएगा, सर 63,600। 63,600, इधर 63,600,
डन। अभी देखो आगे बढ़ते हुए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी एज पर वेटेड एवरेज, वो एवरेज मेथड लिखते हैं बट इट इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज। पर्टिकुलर क्वांटिटी मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड के परसेंटेज आई थिंक सेम ही होंगे। यस 25 33 1/3 सेम है, लेबर स्लेस ओवरहेड। तो है ना, इधर आप ध्यान रखो, आपको है ना ओपनिंग कुछ नहीं देखना, आउटपुट एंड क्लोजिंग सीधा लिख दो। आउटपुट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आउटपुट कितना था, सॉरी आउटपुट कितना 14, क्लोजिंग 6000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट 14, क्लोजिंग 6000, राइट। अब यहाँ पे है ना परसेंटेज क्वांटिटी, output 100%, there is no need to bifurcate opening, further process, started and finished, सीधा 14,000, इधर भी सीधा 14,000। क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस का जो दिया है वो परसेंटेज ले लो। क्लोजिंग में क्या लिखा, ऑल मटेरियल यूज एंड 33 1/3 इज कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ पे 100%, ये 1/3 मींस 33% हो गया, तो ये 6000 आएगा। और ये 6000 इंटू 33.3333 करोगे तो आपको 199999.99 आएगा, तो 2000। चेक करो कैलकुलेशंस बेटा। हेलो, यस सर। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का करेक्ट है 2000 जो मैंने लिया, 6000 इंटू 33.33%। यस सर। पूरा यस सर। ले लो, 6000 इंटू 33.3333% या 1/3 ऑफ 6000 सीधा मिला। यस सर। नाउ नेक्स्ट आएगा कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज योर इक्विवेलेंट क्वांटिटी। आई थिंक मैं म्यूट करूं। हाँ, हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड टोटल। हमको क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट इधर लिखेंगे रुपीज। तो देखो मटेरियल का कॉस्ट मेरा कितना है, तो मेरे को है ना संभाल के काम करना पड़ेगा। इधर देखो एकदम इजी है, ये जो है ना 25,600 वो करंट ईयर का है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ना बाइफरकेशन करते हैं कॉस्ट के लिए। क्या बाइफरकेशन होगी, तो क्या है ना, हम कॉस्ट का दो पार्ट में, वीडियो बंद कर दो किसी का चालू है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करंट ईयर। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का इधर 6000 1000 1000 इज गिवन, तो हम लिखेंगे इधर 6000 1000 1000। करंट ईयर का 25,600 15,000 15,000। अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होता तो स्क्रैप वैल्यू सिर्फ मटेरियल से लेस होगा, इधर से लेस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, तो लेस करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। टेक द टोटल, क्योंकि इसका टोटल आया 16 31,600, तो दिस इज द टोटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी देखो इधर कितना है, 20,000 and 16,000, so this should be divided by 20,000, this should be divided by 16,000 16,000। ये 1 रुपीज, ये 1 रुपीज, 31,600 डिवाइडेड बाय 20 करो ना, 1.58 1.58, वेरी गुड। प्लस करके देखो कितना आता है, 3.58। 3.58। अभी देखो इसका वैल्यूएशन भी एकदम सिंपल है। आउटपुट 14,000 है, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल,
तो अपने को इसमें ना सीधा टोटल में लिख देने का 14,000 इंटू कितना रुपीस था 3.58 था ना टोटल सीधा कितना अमाउंट 50,120 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्वांटिटी कितना है 6,000 2,000 तो इधर 6,000 इधर 2,000 इधर 2,000 चल अभी यहाँ पे वैल्यू में क्या आया था 1.5811 तो हम लोग इधर करेंगे 1.5811 तो ये आ गया 2,000 ये आ गया 2,000 6,000 इंटू 1.5 कितना था 9480 Yes, sir. Sir, डिस्कनेक्ट हो गया. He might be back in some time. कितना टोटल आया okay. हेलो Yes, sir. Yes, sir. मुझे होस्ट बना देंगे MANJUNATHK ये जो है मंजुनाथ वो होस्ट बन चुके हैं मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज ड्यू टू पावर फेल्यूर में ऑटोमेटिक बाहर हो गया था तो होस्ट दूसरा पर्सन है जब तक वो होस्ट मुझे नहीं बनाएगा तब तक मैं आगे ये नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा है सर. मंजुनाथ कौन है बेटा मुझे होस्ट बना दो मंजुनाथ मुझे प्लीज होस्ट बनाइए हेलो अरे लोग कैसे सुन Manjunath, select on Jignesh sir and make him as host. Sir, I have done that. नहीं हुआ बेटा मंजुनाथ आप पार्टिसिपेंट में जाइए और वहां पे मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो मई के होस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा हाँ सर. नहीं किया आपने अभी तक आया नहीं सर होस्ट नहीं हो सकता है सर. क्यों
मालूम नहीं। आप पार्टिसिपेंट में जाइए, देखो मैं स्क्रीन शेयर हाँ करता हूँ जैसे। हाँ, तो पार्टिसिपेंट में मेरा नाम देखिए, जिग्नेश संगानी लिखा है ना, उधर आप हाँ सर। मोर ऑप्शन भेजिए तो वहां पे आएगा मेक होस्ट, मेक को होस्ट। हाँ डन सर। आया? हाँ, तो मेक होस्ट हाँ में सर। करिए तो यहाँ पे। हाँ, नाउ थैंक यू बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ ओके सर। एक्चुअली है ना, अभी मेरे यहाँ पे पावर फेल्यूर है तो वाईफाई तो टोटली बंद है। मैं मोबाइल डेटा पे ऑपरेट करके हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है। माइट भी वो थोड़ा सपोर्ट करेगा, आगे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी देखो जो हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे आपको, यहाँ पे ये टोटल कितना आया मेरा वैल्यूएशन, तो कि एक का 50,120 है और एक का 13,480। ये टोटल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो आउटपुट का यहाँ पे 50,000 कितना था बेटा, जरा देखो तो। 120। 50,120 था ना, और 13,480। 15,120, 13,480 टोटल करके देखो आ जाता है 63,600। दोनों साइड आया 63,600। यस सर। ग्रेट। अभी ना 12:13 जैसा तो हो चुका है, और ड्यू टू पावर फेल्यूर, वेट करो, चलो लाइट आ गई, लाइट आ गई, वेट करो। हाँ, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला मैं अभी हाथ नहीं लगा रहा हूँ। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला मैं थोड़े टाइम के बाद देखता हूँ, शाम को अगर टाइम मिला तो। नहीं तो मैं आपके साथ है ना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लो। 1 मिनट के लिए रुको, मैं ना हॉटस्पॉट बंद करके वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं वापस होस्ट नहीं रहूँ, कोई और होस्ट बन जाता है तो मुझे बाद में प्लीज होस्ट बना देना। वेट फॉर 1 मिनट। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। Contract costing, I will teach you. Which part do you want of contract costing? Estimated and actual problem. Estimated problem, both comparison. Okay, I will share the link of my recorded lectures, so you can go through that questions. In YouTube, sir? Yes, YouTube's the link. I will share a YouTube link after some time, today or tomorrow. Okay. Just WhatsApp me which concept you need. Your name. Sai or Prasad. CICASA. So I will share the link. Okay, sir. So now, wait. Now I will start with the change the process. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Audible.
हमने मॉर्निंग से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी कर लिया एंड प्रोसेस कॉस्टिंग भी कंप्लीट कर दिया है। तो नाउ आपका एक तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस सेक्टर, ये दो टॉपिक, फिर आपका एक ये टॉपिक की बात कर रहे थे इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। तो अभी प्रोसेस के बाद तुरंत मैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ले लेता हूँ एंड 15-20 मिनट में 25 मिनट में कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं हम लोग। फिर आपका इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल एंड वो सब हम लोग शाम को देख लेंगे जितना बच जाता है, राइट। और समझो कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ तो मैं आपके साथ यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हो, राइट। मैं शाम को ये लेक्चर्स कंप्लीट कर दूंगा आज वाइंड अप, तो फिर एडिशनल कोई लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं। नाउ कैन यू टेल मी कि इसमें और क्या आपका रिक्वायरमेंट मैं और सेटिस्फाइड करूं तो आपको बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए। आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और मुझे बताए कि और क्या आपके लिए सपोर्टिव में हेल्प करूं तो आपको बेनिफिट हो जाए और आपको बेस्ट लेक्चर्स लगे। हेलो सर एबीसी कॉस्टिंग तो नहीं हुआ ना अभी? एबीसी का नहीं हुआ है, जो टॉपिक रह जाएगा दैट आई विल लुक कि मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूं। इसके अलावा और कुछ है तो बोलिए बेटा। मैं आप लोगों को इसके लिए पूछ रहा हूँ कि सुबह फीडबैक का पोल हो रहा था तो काफी ने 5 आउट ऑफ 5 दिया, किसी ने 4 भी दिया था समटाइम्स, और किसी ने एकाध जन ने 1 लिखा था। तो जिसका जनरली 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा होता नहीं है, मैं अपना बेस्ट ही देता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना है तो मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है आपकी, भाई सर ये पार्ट की वजह से हमको ये लेक्चर अच्छा नहीं लगा, आज सुबह जब फीडबैक दे रहे थे। मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में सर। चलते हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बेस्ट ही पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी ने आज सुबह 1 पॉइंट दिया आउट ऑफ 5 रैंकिंग, दैट मीन्स उसको अच्छा नहीं लगा लेक्चर, फिर भी वो अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे पार्ट से क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको ताकि उनको भी समझ में आ जाए। मेरा कहने का पॉजिटिवली है बात करने का तरीका, मैं नाराज नहीं हूँ किसी से या गुस्से में बात नहीं करने वाला हूँ। मुझे समझ में आया कि क्या रिक्वायरमेंट था जो नहीं हुआ, और ये सुपर डुपर एक रिवीजन है, 2 दिन में सारे टॉपिक को टच करना है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होता है एटलीस्ट बेसिक आपको पता हो और जो ट्रिकी पार्ट है वही एक्सप्लेन करूं, बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना वो सब कुछ आ रही है, ये भी एक्सप्लेन ये भी एक्सप्लेन, तो हो सकता है शायद ऐसा कुछ मिसमैच हुआ। तो किसी को कुछ मुझे एडवाइस करनी हो कि सर ये पार्ट आप इम्प्रूव करो तो कर सकते हो। No sir, there is no need of improvement. ओके मतलब मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, मुझे पता है, और कभी ऐसा पुअर आया नहीं था रैंकिंग। पहली बार किसी ने 1 ले दिया तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि क्या हो गया, मेरे पढ़ाना कुछ चेंज हो गया, क्या हो गया। Explain the concept very clearly sir. दैट्स फाइन। तो हो सकता है कि उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, उसने सेल्फ स्टडी नहीं किया होगा या पहले कुछ पढ़ाई नहीं की होगी रेगुलर बैच, तो उसको शायद नहीं समझ में आया होगा। आज सुबह जब ऋषिकेश जी ने फीडबैक पोल किया था तो उसमें मैंने जस्ट चेक किया। चलो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी। नाउ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट,
So again it is related to the process. Under the process costing we will write here input quantity rupees. Here labor quantity नहीं होता rupees, overhead rupees, by normal loss, by abnormal loss, either abnormal gain, by output. Now if you will get only one product of output, then it is a normal case of process costing. If you will get more than one finished goods, मतलब एक से ज्यादा आउटपुट मिला, प्रोडक्ट ए भी प्रोड्यूस हो गया, बी भी प्रोड्यूस हो गया, सी भी प्रोड्यूस हो गया, I want to produce the only product A, but nature of that process by default product B and product C both are produced simultaneously. सो यहाँ पे जो कॉस्ट हमने इंकर की, रॉ मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, ये कॉस्ट कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की नहीं है. प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट की थी. नाउ इट इज नोन एज अ जॉइंट कॉस्ट, and now my task is and objective is how to distribute this joint cost between product A, B and C. Between product A, B and C. सपोज मेरा टोटल कॉस्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड टोटल मिला के 1 लाख रुपीज है, और इसमें प्रोडक्ट ए का कितना कॉस्ट होगा, बी का कितना कॉस्ट एंड सी का कितना कॉस्ट, ये करने के लिए हम लोग बोलते हैं अपोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. देयर आर 2-3 मेथड्स, 4-5 मेथड्स एक्चुअली. Out of that, one is a method is a output method. Output method is also known as physical measures basis method or units method. So under this method हम लोग क्या करते हैं, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सपोज इसका 7000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ ए का, बी का 2000 यूनिट एंड सी का 1000 यूनिट. सो अंडर द आउटपुट मेथड total joint cost should be divided by total quantity 10,000 and the rupees 10 is a joint cost per unit. That joint cost per unit should be calculated 7,000 into 10 for A, B का quantity 2,000 into 10, C 1,000 into 10, 70,000, 20,000, 10,000. तो ये टोटल 1 लाख हो गया, राइट. सो इफ वी विल फॉलो आउटपुट मेथड देन जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट सारे प्रोडक्ट का सेम रहता है. एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? नो सर. अच्छा, एक पॉइंट आपके साथ और एक शेयर करना था मुझे. मेरा विकासा सतारा के यूट्यूब में भी सीए इंटर के काफी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे. लास्ट टाइम लिया था मैंने, एक नॉर्मल कॉस्ट लिया था, एक क्रैश कॉस्ट लिया था. उसका मटेरियल भी टेलीग्राम ग्रुप में विकासा सतारा में अवेलेबल है, तो आप वो भी गो थ्रू करोगे. कोई टॉपिक छूट गया होगा तो एक डिटेल्स वाला लेक्चर है, एक क्रैश कॉस्ट वाला लेक्चर है, वो आपको यूज हो जाएगा. और मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जिग्नेश संगानी, उसमें भी काफी सीए इंटर के लेक्चर्स यूट्यूब पे पब्लिक के लिए रखा है, तो आप फ्री में जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो अपनी एग्जाम्स के लिए. तो 2 दिन अपना कंप्लीट होने के बाद भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आपको मैं एग्जाम तक सपोर्ट करूंगा. इससे ज्यादा मैं आपको और कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ. कॉस्टिंग का प्रैक्टिस आपको ही करना है पास होने के लिए. इज इट क्लियर बेटा? Yes sir. Now these 3 product A, B and C, these 3 product will be separate from here. Therefore, it is also known as a separation point. Therefore, it is also known as a separation point. Now, we take the decisions after separation. Product A को हम further process करके product X बना सकते हैं. Example दे रहा हूँ नाम. प्रोसेस बी को हम y बना सकते हैं फर्दर प्रोसेस करके, और z बना सकते हैं. तो ये 3 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं. दूसरा डिसीजन ये भी ले सकते हैं कि प्रोडक्ट ए को ही सिर्फ फर्दर प्रोसेस करे और x बनाए, बी एंड सी सेपरेशन पॉइंट पे सेल कर दे. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एग्जाम्स के अंदर 2 टाइप की सेलिंग प्राइस दे सकते हैं आपको. प्रोडक्ट ए बी सी की सेलिंग प्राइस देंगे, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन पॉइंट, सेलिंग प्राइस एट अ सेपरेशन पॉइंट. और प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की अगर सेलिंग प्राइस देते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी. अब सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है
10 रुपीज, 10 नहीं लेता हूँ, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, इनका सेलिंग प्राइस है एग्जांपल के तौर पे 18 रुपीज एंड सी का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज। तो जॉइंट कॉस्ट अगर हम एक मेथड मैंने आपको आउटपुट बताया, ये दूसरा मेथड होता है सेल्स वैल्यू एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या होता है सेल्स वैल्यू एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट? तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए बी सी का क्वांटिटी लिखेंगे 7000 2000 1000 मल्टीप्लाइड करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितना है 20 18 एंड 15, तो 7000 इंटू 20 करो कितना आता है 1,40,000 रुपीज। कन्वीनियंट के लिए इसको 15 और इसको 10 कर देते तो आपको कैलकुलेशन आएगा वो राउंडिंग ऑफ आ जाएगा 15 एंड 10। तो यहाँ पे 2000 इंटू 15 बताओ कितना रुपीज आएगा 30,000 और इधर कितना आ जाएगा 10,000। तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो गया 180। नाउ जॉइंट कॉस्ट रुपीज 1 लाख शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। तो 0 0 निकाल दो, 4 0 निकल गया, 4 0 निकल गया, 4 0 निकल गया, तो इधर 14:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। तो प्रोडक्ट ए बी एंड सी 14 प्लस 3 प्लस 1 18 हो गया। तो 1 लाख रुपीज शुड बी डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो यहाँ पे अमाउंट आया 7778 कर देता हूँ राउंडिंग ऑफ। फिर आपका 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 16,667 और इधर 1 का आ गया 555। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ये समझ में आ गया आपको? यस सर। अब तीसरा मेथड होता है फाइनल सेल्स वैल्यू वाला, जिसको है ना हम लोग एनआरवी मेथड से जाना जाता है, नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, उसमें एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो कि भाई ये तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट XYZ प्रोड्यूस होगा उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और आपको फाइनल सेलिंग प्राइस देंगे। सपोज इसका फाइनल सेलिंग प्राइस आपको दिया जाता है 30 रुपीज, 20 इसका 25 रुपीज करता हूँ, इसका 20 रुपीज करता हूँ, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दे दिया 3000, यहाँ पे मैं करता हूँ 30,000, 20,000 एंड 10,000। देन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्वांटिटी जितना हमने इनपुट किया उतना ही आउटपुट है, तो इसका क्वांटिटी भी 7,000, 2,000 एंड 1,000 है। तो एनआरवी का कैलकुलेशन करते वक्त दिस क्वांटिटी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल सेलिंग प्राइस। तो 7,000 इंटू 30 कितना आएगा 2,10,000। 2,10,000। उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30,000 लेस करेंगे, तो ये जो वैल्यू आया दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्स। वाई का देखो कितना आता है वाई, तो कि वाई का 2,000 क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना लिखा है 25 एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, तो मल्टीप्लाइड करो 25 से, कितना आएगा 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 50,000 आएगा। 2,000 इंटू 25 जरा देखो तो। यस सर। एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 लेस कर दो तो इधर आ जाएगा 30,000। Z 1,000 है मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज माइनस 10,000। 20 से मल्टीप्लाइड करो कितना आता है 20,000 और माइनस 10,000। यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इधर मैं 5,000 रुपीज लिखता हूँ, तो इधर लेस कर दो। कैमरा ऑफ कर दो, किसी का कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छा
ICI के चेयरमैन आए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 15,000। तो मेरा जो ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 18 मतलब 330 कैंसिल कर दो, तो आपका आ जाएगा 180, 30 एंड 15। तो ये आगे हम लोग यहाँ पे बाइफर्केशन कर देंगे, प्रोडक्ट A, B एंड C का ज्वाइंट कॉस्ट रेशियो। तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था, राइट। अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग शाम को कर लेंगे, ठीक है। अभी 12:30 हो गया है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अभी ये 3 मेथड है, उसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं शाम के लेक्चर्स में दे दूंगा। तो शाम को पहले हम लोग है ना ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेंगे, एक आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे वो बजटरी कंट्रोल और दूसरे जो टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और एनी अदर रिक्वायरमेंट? सर सर्विस कॉस्टिंग। हाँ बेटा, सर्विस कॉस्ट शुड बी कवर्ड। और सर हाँ निशा। सर ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के चैप्टर में से सर पेपर में कितने मार्क्स का आता है? अराउंड वेटेज इज 5 to 8 मार्क्स। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया तो 5 मार्क्स, अगर अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं तो जनरली 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछना चालू किया न्यू सिलेबस में। अगर ओल्ड सिलेबस होगा तो 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 5 to 10 मार्क्स रफली वेटेज ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हैंड ओवर टू ऋषिकेश जी। Thank you very much, Jignesh sir, for your wonderful session. All our students happy with the session? Yes. Yes sir. Any more requirements? यस सर। आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, तो लिटिल बिट डिस्कशन हो जाए। और किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए। क्योंकि मैं तो 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, कॉस्टिंग OR पढ़ा रहा हूँ, CA इंटर कॉस्टिंग, CA फाइनल कॉस्टिंग एंड ऑपरेशनल लेक्चर एट CA फाइनल लेवल। हाँ, मैं इंग्लिश हिंदी यूज करता हूँ, 100% इंग्लिश में लेक्चर्स नहीं लेता हूँ। दैट इज द ओनली वीक पॉइंट बोलो या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलो। स्टूडेंट्स आर मोर और लेस कंफर्टेबल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, सो समटाइम्स सम स्टूडेंट्स फाइंड द प्रॉब्लम कि सर 100% इंग्लिश यूज नहीं करते। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। एनी अदर फीडबैक? कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है और कुछ रिक्वायरमेंट आपकी थी और मैंने सेटिस्फाइड नहीं किया? आपको चाहिए तो मैं लीव कर देता हूँ मीटिंग, आप ऋषिकेश जी को फीडबैक दे दीजिए, उसके बाद मेरे पास पहुंच जाएगा पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव। मतलब आप लोग को मैं और अच्छा क्या फैसिलिटी कर सकता हूँ वो मेरा इंटेंशन है। क्योंकि जनरली रेटिंग 4 या तो 5 out of 5 या 4 आते हैं, बट ये पहला सेशन ऐसा है जिसमें किसी ने 3 किया है, किसी ने 1 किया है। तो 1 किया है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी अटेंड कर रहे हैं। दैट मींस उसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक। कश्यप से एक सवाल है, ऋषिकेश सर प्लीज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे एक सम करवा दो ताकि क्लैरिटी आ जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आल्सो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट किया है मैंने, फिर भी आपका एक वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप बता रहे थे। one sum will be there sir, please. Yeah, estimated profit वाला And actual profit, both comparison will be. Okay. वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट कि आज के शाम के सेशन से 15 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, ताकि टुडे वी आर गोइंग टू हैव सम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अनाउंसमेंट होने वाले। तो आपके एक्सपेक्टेशंस एंड कुछ इनपुट फ्रॉम फैकल्टी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड, सो दैट our session will be very wonderful designed. This time we are having CA Yashwant Mangal, one of the topmost faculty.
Mahesh Gorsari is not going to take due to this time limitation. So 15 मिनट पहले join हो जाओ ताकि we will have great interaction. Over to you, Jignesh sir. ओके ऋषिकेश जी, इन लोग की जितनी रिक्वायरमेंट है ना, वो एक लेक्चर आज शाम का है उसमें कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्स्ट्रा लेक्चर एक दिन का नेक्स्ट वीक में मैं ले लूं, या तो मेरे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पता है 10 दिन 12 दिन का कॉस्टिंग का इंटर का लेक्चर लिया था आईपीसीसी का, वो लिंक आप अगर विकासा के इसमें ही है यूट्यूब पे, आई थिंक है ऑलरेडी, तो वो शेयर कर देंगे तो हो सकता है, या तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, जैसे आप बोलो वैसे। जैसे आपकी मर्जी। स्टूडेंट्स, आपको लाइव पसंद है या रिकॉर्डेड पसंद है? लाइव सर, लाइव। सर एक दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए और जिग्नेश सर, तो कॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। हाँ, तो फिर है ना, कैसे करता हूँ कि मैं थोड़ा स्पीड नॉर्मल पे ले लूंगा इवनिंग को, और जितना टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा दैट आई विल टेक वन मोर लेक्चर इन द नेक्स्ट वीक। और मैं आपको सबसे डेट बात कर लूंगा जिस दिन पे इनका और कोई लेक्चर नहीं हो, क्लेश नहीं हो, और मेरा भी और कोई क्लेश नहीं हो, हम लोग सेट करके आप उसको इंटीमेट कर देंगे। बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे का सेशन रहने वाला है? वही 5 hours, डाई एंड डाई, दो लेक्चर्स लूंगा, डाई 2.5 hours, 2.5 hours। जनरली टाइम यही रहेगा 10 to 12:30 एंड 5 to 7, बट नेक्स्ट वीक में कौन से दिन में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। एनी मोर एक्सपेक्टेशंस? साई, बाकी शोभा पाटिल, श्रेयस शाह। सर, so what if आज ही क्लास 4 to 9 या ऐसा कुछ होगा तो one shot में you can clear everything, possible? Not possible because मेरा next lectures again 8 to 9:30 है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। एग्रीड है ना बेटा, 10 to 12 hours का लेक्चर्स का शेड्यूल है, तो मेरे लिए फिर डिनर के बाद रात को 10 o'clock को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑनलाइन इतने आवर्स। ओके सर, नो इश्यूज सर। Okay, so we will meet today at 4:45 p.m. for introduction of law and indirect taxes. Thereafter, session will start at 5 p.m. of costing. So, shall we end the meeting now? Yes, sir. Thank you, sir. yes sir, thank you so much. Thank you sir. Thank you very much. Bye bye. Bye.